कल हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा और आज हम चौहान वंश का इतिहास जानेंगे और चौहान वंश में हम अजमेर के चौहानों को पढ़ेंगे आज, जिन्हें शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा सपात लक्ष्य यानी कि सांभर का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें क्या करता है, चौहान वंश की नींव डाल देता है। कौन? वासुदेव चौहान चौहान वंश की नींव डाल देता है। तो वासुदेव चौहान होता है ना, उसको चौहान वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक किसे कहा जाता है? चौहानों का, वासुदेव चौहान को। ये वासुदेव चौहान क्या करता है, अपनी कुलदेव, चौहानों की जो कुल देवी है कौन है? शाकंभरी माता मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन? वासुदेव चौहान। और जो विजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार जो सांबर झील का निर्माण कौन करवाता है? वासुदेव चौहान ही करवाता है। अब हम बात करेंगे चौहान, अजमेर के चौहानों के प्रथम शासक की, जो है दुर्लभराज प्रथम है। दुर्लभराज प्रथम है जो चौहान वंश का प्रथम शासक कहा जाता है इसको, है ना। इसके समय क्या होता है कि अजमेर पर प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण हुआ और ये क्या करता है, वासुदेव चौहान के साथ मिलकर बंगाल के धर्मपाल को क्या कर देता है, हरा देता है। इसके बाद हम बात करते हैं गोवक फर्स्ट की। ये क्यों प्रमुख है? क्योंकि यह प्रतिहारों का सामंत कहा जाता है और इसने कि ये क्या करता है कि सीकर के अंदर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है। ये सीकर के अंदर हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है, इसलिए ये क्या है, थोड़ा सा चर्चा में आ जाता है। और हम अब जो अगले शासक की बात करेंगे, इसके बाद जो हुआ था वो सिंहराज हुआ था। ये इसलिए प्रमुख है क्योंकि इसके समय, सिंहराज के समय क्या होता है कि स्वतंत्र जो चौहान राज्य है ना वो प्रारंभ हो जाए। किसके समय? स्वतंत्र चौहान राज्य प्रारंभ होता है सिंहराज के समय। ठीक है, और हम अब बात करते हैं अजमेर का जो आरंभ में चौहानों शासक का सबसे प्रतापी हुआ है वो है विजयराज सेकंड। विजयराज जो सेकंड है वो आरंभ के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी माना जाता है। ठीक है, आरंभ में। ठीक है, लेकिन और क्या करता है ये विजयराज सेकंड? गुजरात का शासक होता है मूलराज पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और उसे पराजित कर देता है। और विजयराज सेकंड के शासनकाल के बारे में जो अगर जानकारी मिलती है तो वो मिलती है हर्ष अभिलेख से मिलती है और उसमें इस युद्ध के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अजयराज चौहान की। अजयराज चौहान की अगर हम शासन की बात करें तो इसका शासनकाल 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। जो इस अजयराज चौहान का जो टाइम होता है ना, टाइम जो चौहानों का क्या साम्राज्य निर्माणकारी टाइम माना जाता है। किसका? अजयराज चौहान का जो टाइम होता है वो चौहानों का साम्राज्य निर्माणकारी माना जाता है। ठीक है, अजमेर शहर की स्थापना करता है ये 1113 ईस्वी में। अजयराज चौहान क्या करता है, अजमेर शहर की स्थापना करता है 1113 ईस्वी में और क्या करता है, अजमेर शहर को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि इससे पहले जो अजमेर के जो चौहान थे उनकी राजधानी क्या थी? वो थी अई छत्रपुर नागौर थी इससे पहले राजधानी। और अजयराज चौहान जब अजमेर शहर को बसा लेता है तो अजमेर को अपनी राजधानी बनाता है फिर। ठीक है, अजयराज चौहान क्या करता है, अजयराज चौहान द्वारा अजयप्रिय द्रंप सिक्के बनाए जाते हैं। इन्हें अजय ट्रम्प सिक्के भी कहते हैं, है ना। कई इतिहासकार अजय ट्रम्प कहते हैं इसे, अजय प्रिय द्रंप सिक्के बनवाए। ठीक है, और इन सिक्कों पर क्या किया कि इन पर अपनी पत्नी जो सोमल देवी है उसका क्या है, नाम अंकित करवा देता है इन सिक्कों पर। ठीक है, अब क्या करता है अजयराज चौहान और क्या करता है कि ये बिटली की पहाड़ी पर जाता है और बिटली का पहाड़ी पर गढ़ अजमेर दुर्ग या अजमेर दुर्ग का निर्माण करवा देता है 1113 ईस्वी में। जो ये अजमेर दुर्ग है ना, इसको राज्य का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य का जिब्राल्टर कहा जाता है। और ये दुर्ग बिटली की पहाड़ी पर स्थित है। बिटली की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे बिटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग को? अजमेर दुर्ग को। ठीक है, अजमेर दुर्ग की पुनः मरम्मत का जो कार्य है या जीर्णोद्धार करवाता है जो पुनः, वो मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया करवाते हैं। ये मेवाड़ के रायमल के पुत्र होते हैं। ठीक है, ये करवाते हैं इसकी पुनः मरम्मत, है ना। और इसका नाम है जो अजमेर दुर्ग का नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर क्या रख देते हैं, तारागढ़ दुर्ग इसका नाम रख देते हैं अजमेर दुर्ग का। ठीक है, और जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, इनको पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ते हैं इसलिए इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, और अजयराज चौहान के समय ही ना क्या होता है कि मुस्लिम लेखक है मिनहाज उल सिराज लिखता है कि गजनी सुल्तान बरहम शाह ने भारत पर कई आक्रमण किया इसके समय, है ना। तो अजयराज से संघर्ष करने वाला शासक है कौन?
बरहम शाह गजनी का शासक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पास जो अजराज जो चौहान है ना, वो क्या करता है अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र अर्णोराज को क्या बना देता है, शासक बना देता है। ठीक है, फिर शासक बन जाता है अर्णोराज। आनाजी कहा जाता है इनको। इनका शासनकाल की अगर बात करें तो इनका शासनकाल 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक इनका क्या होता है, शासनकाल होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि दो पहाड़ियाँ हैं जिनका वर्तमान में कहा जाता है बजगढ़ की व खोबरा भैरू की पहाड़ी के मध्य क्या बनवाता है, बांध बनवाता है। किस पहाड़ियों के मध्य, वर्तमान में जिन पहाड़ियों को कहा जाता है बजरगढ़ व खोबरा भैरू की पहाड़ी के मध्य बनवाता है। ठीक है, बांध बनवाता है, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है, आना सागर झील कहा जाता है। वर्तमान में आना सागर झील पर जब जहांगीर गए तो वहाँ पर क्या करते हैं कि दौलताबाग का निर्माण करवा देते हैं, और जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। ठीक है, और जहांगीर क्या कर जाता है, तारागढ़ दुर्ग के जो सामने है ना, क्या करवाते हैं, चश्मा ए नूर का निर्माण करवाते हैं। कौन, जहांगीर। ठीक है, अब जहांगीर दौलताबाग का निर्माण करवाते हैं, और जब अपने महल में आ जाते हैं तो अपने पुत्र शाहजहाँ से कहते हैं कि तुम जाओ और मैं वहाँ पर दौलताबाग का निर्माण करवा कर आया हूँ, तुम देखो कि कैसा बना है। तो ये जाते हैं और क्या कर देते हैं कि 5 बारादरी छतरी का निर्माण कर देते हैं। वहाँ पर जाकर क्या कर देते हैं, 5 बारादरी छतरी का निर्माण कर देते हैं। कहाँ, आना सागर झील पर जाकर। और क्या करते हैं, ये अर्णोराज आनाजी क्या करते हैं, इन्हें ये है ना वहीं पर अजमेर में क्या करते हैं, वराह मंदिर का निर्माण करवाते हैं। इस मंदिर का निर्माण करना, वराह मंदिर का निर्माण भी कराया जाता है अर्णोराज आनाजी के द्वारा ही, और इनके द्वारा ही गुजरात के कुमारपाल से पराजित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, गुजरात के कुमारपाल से क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। अर्णोराज आनाजी के कई पुत्र होते हैं, लेकिन जिनकी कुछ चर्चा जो प्रमुख होते हैं उनकी ही चर्चा की जाती है, जिनमें जगदेव आता है ना, और दूसरा पुत्र आता है विग्रहराज चतुर्थ आता है, और सोमेश्वर भी आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जगदेव की। पुत्र जगदेव होता है, वो क्या करता है कि अर्णोराज आनाजी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है, अर्णोराज की हत्या कर देता है। इसलिए इसे चौहान वंश का पितृहंता कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चौहान वंश का पितृहंता कौन है, तो वो कौन है, जगदेव क्या है, चौहान वंश का पितृहंता है। इसका शासनकाल कुछ 2-3 साल का ही रहता है। ठीक है, उसके बाद विग्रहराज जो चतुर्थ होता है इसको हरा देता है और खुद शासक बन जाता है। फिर विग्रहराज चतुर्थ जो शासक बनता है, इस 1158 में शासक बन जाता है विग्रहराज चतुर्थ, या इसको विशलदेव के नाम से भी जाना जाता है। इसका शासनकाल 1158 से 1163 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। विग्रहराज चतुर्थ क्या होता है, नाट्यकार होता है, ये नाटकों की रचना करता है। तो ये नाटक रचता है, हरिकेली नाटक रखता है ना। हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में क्या करता है, रचता है। ठीक है, हरिकेली नाटक में क्या होता है कि इसमें है ना महाभारत के युद्ध से पहले की घटना होती है। किसमें, हरिकेली नाटक में। इसमें कृष्ण अर्जुन से कहता है कि जो महाभारत का युद्ध होगा इसमें बहुत से योद्धा भाग लेंगे, इसलिए तुम शिव की तपस्या करो, और शिव की तपस्या करो जिससे तुम उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करो। तो अर्जुन क्या करता है कि शिव की तपस्या के लिए जंगल में चला जाता है और शिव की तपस्या करता है। तो शिव जी इनकी क्या करते हैं, परीक्षा लेने के लिए आते हैं। किसके वेश में, शिकारी के वेश में आते हैं। शिकारी के वेश में आते हैं और क्या करते हैं कि अर्जुन की तरफ एक पशु को भेजते हैं। जब अर्जुन अपनी ओर पशु को आते हुए देखता है तो क्या करता है, तीर चलाता है और पशु को मारता है। इधर से शिव जी तीर चलाते हैं और पशु को मार देते हैं, और अब दोनों में विवाद होता है कि इस पशु पर मेरा अधिकार है। ठीक है, तो अर्जुन कहता है कि युद्ध कर लेते हैं, जो जीतेगा उसका अधिकार मान लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अर्जुन कमान निकालने के लिए हाथ पीछे करता है तो क्या होता है, उसका हाथ वहीं रुक जाता है और वो हिला भी नहीं पाता है। तो अर्जुन कहता है कि मुझे इस संसार में सिर्फ 4 लोग ही मुझे पराजित कर सकते हैं, जिनमें एक तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं, और जो तीसरा जो व्यक्ति है जो मुझे पराजित करने वाला वो कृष्ण है, और जो चौथे हैं वो स्वयं भगवान शिव हैं। तो आप द्रोणाचार्य तो हो ही नहीं मेरे गुरु, और आप भीष्मिताबा भी नहीं हो, और आप कृष्ण भी नहीं हो, तो आप कौन हो, शिव जी हो। ऐसा कहकर उनको प्रणाम करते हैं और उनको दिव्यास्त्र प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी घटना होती है इस हरिकेली नाटक के अंदर। ठीक है, जब इस हरिकेली नाटक को किलहॉर्न पढ़ता है तो किलहॉर्न कहता है कि जो विशलदेव या विग्रहराज है वो क्या करता है, कालिदास व बहुभूति की क्या करता है, होड़ करता है। कौन कहता है, किलहॉर्न कहता है। और जैनक भट्ट द्वारा कहा इसको उपाधि दी जाती है, कौन को, विग्रहराज को
कवि बांदल की या कटी बांदल की उपाधि दी जाती है, किसके द्वारा? जैनक भट्ट के द्वारा, ठीक है। इसके शासनकाल को है ना चौहानों को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है इसके शासन, किसके शासन को? विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव के शासन काल को। विशलदेव ने क्या किया कि विशलदेव ने क्या करता है कि टोंक में क्या बनवा देता है? एक विशलपुर बांध का निर्माण करवाता है। कहाँ पर? टोंक में विशलपुर बांध का निर्माण करवाता है। ये जो विशलपुर बांध है ना, इससे वर्तमान में जयपुर और अजमेर को क्या पेयजल की आपूर्ति होती है? किस बांध से? विशलपुर बांध से। विशलदेव क्या करता है? विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। किसको? विशलदेव को। विशलदेव के जो दरबारी होते हैं, विशलदेव के जो दरबारी होते हैं वह हैं सौम्यदेव और नरपति। विशलदेव के जो दरबारी कवि होते हैं ना, वो सोमदेव और नरपति होता है। सोमदेव ललित विग्रहराज की रचना करता है और नरपति विशलदेव रासो की रचना करता है। ये सोमदेव और नरपति के क्या हैं? ग्रंथ है, ललित विग्रहराज और विशलदेव रासो, ठीक है। इनमें क्या है कि इनमें विशलदेव की प्रेम के बारे में इन ग्रंथों में बताया गया है कि किस किस से प्रेम किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है इन ग्रंथों में। अब क्या करता है विशलदेव? क्या करता है अजमेर के अंदर क्या करता है कि संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाता है। कहाँ? अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवा देता है ना। संस्कृत पाठशाला बनवा देता है कौन? विशलदेव, है ना। तो इसको संस्कृत पाठशाला ना इसको तुड़वाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तुड़वा देता है और इसके स्थान पर क्या बनवा देता है? 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवा देता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन के झोंपड़े का जो निर्माण कार्य होता है वो 1192 ईस्वी से 1199 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो जाती है। कौन? 2.5 दिन का झोंपड़ा। राज्य की प्रथम मस्जिद कहा जाता है इस 2.5 दिन के झोंपड़े को। क्या कहा जाता है? राज्य की प्रथम मस्जिद कहा जाता है। 16 खम्भों का महल भी कहा जाता है 2.5 दिन के झोंपड़े को, है ना। यह 2.5 शाही की याद में 2.5 दिन का क्या है? उर्स लगता है। उर्स यानी मेला लगाया जाता है। कहाँ पर? 2.5 दिन के झोंपड़े के अंदर, ठीक है। जो अब हमने बात कर ली विशलदेव चौहान की, है ना। अब इसके बाद जो शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ के बाद मृत्यु हो जाती है इसकी, है ना। इसके बाद जो शासन बनता है वो अपर गंगे होता है। अपर गंगे का कुछ समय तक शासन काल रहता है। उसके बाद जो शासक बनता है पृथ्वीराज सेकंड शासक बन जाता है। पृथ्वीराज सेकंड के बाद जो पृथ्वीराज सेकंड है इसकी निसंतान मृत्यु हो जाती है। निसंतान मृत्यु होने के बाद जो अनुराग चौहान था, जो अनुराग चौहान है उसका जो सबसे छोटा पुत्र होता है कौन? सोमेश्वर। सोमेश्वर क्या करता है? अजमेर के गद्दे पर बैठता है। सोमेश्वर बैठ जाता है कहाँ? अजमेर के गद्दे पर। अब अजमेर के गद्दे पर बैठ जाता है कौन? सोमेश्वर। अब हम इसकी बात करते हैं। सोमेश्वर का जो पिता होता है ना वो कौन होता है? अनुराग चौहान। कौन होता है सोमेश्वर का पिता? सोमेश्वर की माता का नाम कांचन देवी होता है और इसकी जो पत्नी होती है किसकी? सोमेश्वर की, वो कलचुरी की राजकुमारी होती है। कौन? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी के जो पुत्र होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड और हरिराज होता है, ठीक है। कर्पूरी के पुत्र। सोमेश्वर के समय क्या होता है कि इसके शासन काल में एक नई प्रकार की मूर्ति कला का निर्माण होता है ना। नई प्रकार की मूर्ति कला का निर्माण होता है तो ये क्या करता है कि मूर्ति कला का निर्माण हो जाता है तो ये क्या करता है? अपने पिता की मूर्ति बनवाता है और जीवित रहते हुए क्या करता है? ये अपनी भी एक मूर्ति बनवा लेता है ना। और क्या होता है कि 1177 ईस्वी में चालुक्यों से युद्ध करता है। युद्ध करते समय ये मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आज हमने चौहानों के बारे में पढ़ा, है ना। तो अब हम कल जो हम पढ़ेंगे वो अजमेर के जो चौहान हैं उनका जो सबसे प्रतापी शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या उनके किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में हम कल चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।